हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वी ऑल नो एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, planets revolve around the sun, moon revolve around the earth. Some force must be acting on the object, planets and moon for this motion. Newton called this force the gravitational force. तो फ्रेंड्स, आपने कभी देखा होगा कि एप्पल का जो ट्री है उसके नीचे से कोई भी फ्रूट्स का ट्री हो तो वहां से न्यूटन ने भी देखा था कि एप्पल की ट्री के नीचे से एप्पल नीचे गिरा। ऐसा जरूरी नहीं है, एप्पल कोई भी चीज यूनिवर्स के अंदर अगर आप अपर डायरेक्शन में उसको फेंकती हो तो वो वापस नीचे ही आता है। तो ये जो फोर्स है उस फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसकी डिफाइन क्या होगी? तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ attraction between the two objects in the universe. यूनिवर्स के अंदर सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों के बिटवीन में जो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करेगा और ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर अप्लाई करेगा। तो दोनों अट्रैक्शन फोर्स है, याद रखो। फोर्स रिपेल भी होते हैं, अट्रैक्शन भी होते हैं। तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, चिपक जाते हैं, तो आप भी ऐसे बोलोगे तो यूनिवर्स के अंदर दो चीज क्यों चिपकती नहीं है? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर ये आपके पास ये दोनों ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे सपोज ये दोनों का मास कम है और यहाँ पे जो एक बड़ा सा मैग्नेट रखा हुआ है उसका मास बहुत ही ज्यादा है ये दोनों ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्वियसली ही ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ चिपकेंगे। उससे पहले ये जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है उसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उसके साथ चिपक जाएंगे। तो ये बड़ा वाला जो मैग्नेट है वो और कुछ नहीं है, हमारी अर्थ है। तो हमारी अर्थ सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। हमारी जो धरती है, जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, वो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रही है इन द यूनिवर्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ऐसे अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हमें पढ़ना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले मैं आपको उसका स्टेटमेंट बता दूं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. अभी जो स्टेटमेंट है उसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा रही हूँ आपको। जो स्टेटमेंट है उसको मैं आपको समझा रही हूँ ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है। सपोज फ्रेंड्स, आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। दोनों का मास, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है फ्रेंड्स आपके पास m1, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2, या कैपिटल M और स्मॉल m भी आप ले सकते हो। दोनों के बिटवीन का डिस्टेंस याद रखो फ्रेंड्स, हमेशा हम सेंटर पॉइंट से ही लेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से ही एज्यूम करेंगे। Distance between these two objects center to center is equal to d। तो हमें ये दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो फोर्स है, द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? आपको फिगर समझ में आ गई होगी। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, सपोज मैं यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको मैं एफ ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ फ्रेंड्स? एफ ले रही हूँ, अट्रैक्शन फोर्स। तो फ्रॉम द स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट के ऊपर से हम लिखेंगे
मैंने आपको थियोरी के अंदर अभी स्टेटमेंट के अंदर पढ़ाया कि जो फोर्स है द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या है? फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है आपके पास उसका मास है m1 और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है m2। तो F प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास फर्स्ट नंबर का इक्वेशन। सेकंड, वही स्टेटमेंट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 1 में लिखेंगे हम। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन का डिस्टेंस है डी, तो उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। तो इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन दिस स्क्वायर। क्लियर? ये थर्ड नंबर का इक्वेशन मिल गया। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है वो प्रोपोर्शनलिटी में है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन निकाल लेते हैं तो इज इक्वल टू लिखेंगे। और अगर इज इक्वल टू लिख रहे हैं तो साथ में हमें कुछ भी कांस्टेंट टर्म्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लिख रहे हैं हम कैपिटल जी। कैपिटल जी इज इक्वल F इज इक्वल टू कैपिटल जी। और ये मास का प्रोडक्ट हो गया m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो आपके पास अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। फ्रेंड्स, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट का मास है और दोनों ऑब्जेक्ट के बिटवीन का डिस्टेंस है तो आप इजीली ये फॉर्मूला से ये फोर्स अट्रैक्शन जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आप फाइंड कर सकती हो। और यहाँ पे हम जी को क्या कहेंगे भाई? जी को कहेंगे UGC। भाई ये कोई यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, पर इसका मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा मैंने आपको शॉर्ट में बताया। उसका फुल फॉर्म होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर फ्रेंड्स? और अब हम फाइंड करने वाले हैं ये जो जी है, जी की वैल्यू एंड जी का जो यूनिट है वो। तो पहले मैं आपको जी का यूनिट बता दूं। तो ये जो फॉर्मूला है उसके ऊपर से हम जी को कैपिटल करते तो जी इज इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू मास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी आपके पास जो भी फोर्स है, डिस्टेंस है और मास है उसकी जो यूनिट है अगर आप वो पुटअप करोगे तो आपको आपके पास जी की ऐसा यूनिट आ जाएगी। तो ऐसा यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के बिटवीन का डिस्टेंस हमेशा हम ऐसा यूनिट में मीटर में लेंगे। तो न्यूटन इंटू यहाँ पे डी स्क्वायर है तो यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे। साथ में फ्रेंड्स मास जो है हम ऐसा यूनिट में हम केजी के अंदर लेते हैं, किलोग्राम के अंदर। तो 2 टाइम्स m1 इंटू m2 है तो केजी इंटू केजी यहाँ पे हो जाएगा आपका केजी स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ जी हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। और फ्रेंड्स हेनरी कैवेंडिश ये एक साइंटिस्ट है। कौन से साइंटिस्ट है फ्रेंड्स? नाम याद रखो, एग्जाम में हमेशा एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है कि हेनरी कैवेंडिश ने जो जी की वैल्यू बताई वो कितनी थी। हेनरी कैवेंडिश ने जी की वैल्यू गिवन वैल्यू ऑफ जी दी है और उसकी वैल्यू है वैल्यू ऑफ जी की 6.673 इंटू 10⁻11 और यूनिट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी स्क्वायर। ये कोई डायरेक्टली वैल्यू नहीं बताई, उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए और उन प्रैक्टिकल के ऊपर से ये उन्होंने ये वैल्यू दी। होप से स्टूडेंट्स आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आ गया होगा। उसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, एक स्टेटमेंट याद रखना है और वही स्टेटमेंट के ऊपर से आपको फॉर्मूला डिराइव करनी है। उसके बाद जी की वैल्यू किसने दी, कौन से साइंटिस्ट ने दी और उसकी वैल्यू आपको याद रखनी कितनी दी? 6.673 इंटू 10⁻11 और जी जो है उसका आपको यूनिट याद रखना है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा कि द फोर्स डेट बाइंड अस टू द अर्थ। हम अर्थ के ऊपर बाइंड करके अर्थ हमें बाइंड करके रखती है भाई, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या लिखोगे? द फोर्स डेट बाइंड अस टू द अर्थ। क्लियर? उसके बाद फ्रेंड्स आपको पता है मून क्या करता है? अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है, और जो सारे प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं भाई। तो सोलार सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं, तो वो भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। तो आप क्या लिखोगे? द मोशन ऑफ, चक्कर तो नहीं लिख सकते यहाँ पे हम, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, साथ में मोशन ऑफ द क्या लिखोगे? प्लैनेट्स भी लिखोगे आप। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। साथ में फ्रेंड्स आपको बताएं कि आप जब सी के आसपास जाते हो, दरिया किनारे जाते हो, तो वहां पे आपको टाइड्स देखने को मिलेंगे। टाइड्स यानी जो मोजे आते सी के अंदर, वो। तो द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। तो 4 इंपॉर्टेंस है वो याद रखना है आपको, और एग्जाम में हमेशा 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखो कि अर्थ हमें बाइंड करके रखती है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। उसके बाद जो मोशन है किसकी भाई? मून की, इन सारे प्लैनेट्स की, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। और साथ में जो टाइड्स आती है रिवर के अंदर, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ, बहुत इजी एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल नंबर 10.1। तो द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg and that of the moon is 7.4 × 10⁻22 kg. If the distance between the earth and the moon is 3.84 × 10⁵ km, calculate the force exerted by the earth on the moon. तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे गिवन क्या है 10.1 के अंदर? एग्जाम्पल 10.1 कुछ भी नहीं गिवन है, आपके पास अर्थ है, अर्थ का मास गिवन है आपको। कितना गिवन है? 6 × 10⁻24 kg। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास गिवन है दूसरा ऑब्जेक्ट गिवन है आपको, आपके पास मून, और उसका मास आपके पास है 7.4 × 10⁻22 kg। द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 ऑब्जेक्ट अर्थ एंड मून, वो भी आपको गिवन है। कितना गिवन है? 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। और यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? तो एट्रैक्शन फोर्स, दोनों अर्थ मून के ऊपर कितना एट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, वो यहाँ पे आपको फाइंड करना है। जी की वैल्यू गिवन है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो फोर्स की फॉर्मूला मैंने आपको थियोरी के अंदर पढ़ा ली। तो क्या है भाई फोर्स की फॉर्मूला? फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखो कि जो डिस्टेंस है वो आपको किलोमीटर में गिवन है, तो लेकिन आपका एसआई यूनिट क्या है? डिस्टेंस का एसआई यूनिट है मीटर। तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 3.84 × 10⁵, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आंसर मिलेगा 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो आपका आंसर हो गया 3.84 × 10⁸ मीटर। क्लियर? आपके पास सारी वैल्यू है, तो यहाँ पे पुटअप कर लो 6.7 × 10⁻11। उसके बाद कैपिटल एम की वैल्यू है 6 × 10⁻24। उसके बाद स्मॉल एम की वैल्यू है 7.4 × 10⁻22, और डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट 3.84 × 10⁸ होल स्क्वायर है। याद रखना है आपको, यहाँ पे मिस्टेक ज्यादा हो जाती है। और इन सब का कैलकुलेशन करोगे तो लास्ट में आपको आंसर मिलेगा 2.02 × 10⁻20। और फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई? सही बोल रही हो, फोर्स का यूनिट हो रहा है न्यूटन। तो हम पीछे लगा देंगे न्यूटन। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।